आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज पावर शेयरिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे 2 केसेस, एक श्रीलंका का केस और सेकंड बेल्जियम का केस। तो शुरू करते हैं हम बेल्जियम की कहानी के साथ में। तो अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज इंडिया की एक स्टेट हरियाणा के ऑलमोस्ट बराबर है। अब हम इसके बॉर्डरिंग एरियाज के बारे में बात करें तो ये 4 साइड से नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस से घिरा हुआ है। इट मींस बेल्जियम इन 4 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सो अगर हम फ्लेमिश रीजन में देखेंगे तो 59% ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल आर लिविंग देयर। और अगर हम वेलोनिया वाले एरिया में देखेंगे तो वहाँ 40% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। इट मीन्स वहाँ पर 59% डच स्पीकिंग पीपल है, 40% फ्रेंच स्पीकिंग एंड 1% जर्मन स्पीकिंग। सो मेजॉरिटी में अगर हम देखेंगे तो 59% जो हमारा डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अगर हम इसके कैपिटल सिटी की बात करें जो कि है ब्रसेल्स, तो इसमें केस उल्टा है। मींस नॉर्मल एरिया में अगर हम देखें तो हमारा डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी में है एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है माइनॉरिटी में है। बट अगर हम बात कर रहे हैं ब्रसेल्स की तो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी एंड डच स्पीकिंग पीपल आर इन माइनॉरिटी। मतलब यहाँ पर 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है एंड 20% आर ओनली Dutch speaking people that are living in the capital city of Belgium that is Brussels। तो जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है और जो कैपिटल में मेजॉरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है। अब अगर हम सेकेंड केस देखें हमारा श्रीलंका का तो वहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी में है एंड जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 74% आर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल and only 18% are the Tamil speaking people। अब तमिल स्पीकिंग पीपल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हमारे इंडियन तमिल्स एंड द सेकेंड वन इज द श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स मीन्स वहाँ के नेटिव एरिया में रहने वाले तमिल्स जो कि 13% ऑफ द पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं एंड 5% इंडियन तमिल्स। तो इंडिया में से जिनके फोरफादर्स वहाँ काम करने गए थे प्लांटेशन फील्ड पर वो हमारे इंडियन तमिल्स, right? So 2 categories are Sri Lankan Tamils and Indian Tamils that is constituting 13% and 5% out of the total 18% that are Tamil speaking population। So बाकी के 7% अगर हम देखेंगे तो वो क्रिश्चियंस हैं जो कि सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल्स भी बोलते हैं। श्रीलंका में एज अ सॉल्यूशन उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया। मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स जो मेजॉरिटी पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो माइनॉरिटी पार्टी है उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। उसके बाद एक लॉ पास होता है हमारा 1956 में जिसके चलते बुद्धिज्म रिलीजन को फेवर किया जाता है। रीजन व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर वर फॉलोइंग बुद्धिज्म। क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी उसको फॉलो कर रही है तो इसका मतलब कि जो बुद्धिज्म है उसको ज्यादा फेवर किया जाता है। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे और भी चेंजेस लेकर आए गए जैसे सिन्हाला लैंग्वेज को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एंड तमिल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया। और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, जितने भी जॉब्स थी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी, सब में सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो मेजॉरिटी पार्टी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे एंड बाकी के जो तमिल स्पीकर्स थे उनको इग्नोर किया जा रहा था और उनको वो सब पोस्ट नहीं मिल रही थी जो सिन्हाला स्पीकिंग को मिल रही थी। तो इसके चलते जो तमिल थे वो भी ये डिमांड रखने लगे कि उनको नेग्लेक्ट ना किया जाए और उनकी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। पर इन सब प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आता है और फाइनली एंड रिजल्ट ये होता है कि कंट्री में एक सिविल वॉर हो जाता है। अभी हमने श्रीलंका का केस देखा तो श्रीलंका के केस में हमने देखा कि एंड रिजल्ट जो था वो हमारा वॉर से खत्म हुआ। बट ऑन द अदर साइड इफ वी सी द केस ऑफ बेल्जियम, सो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के केस से। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे बेल्जियम रीजन के बारे में जिसमें हम पढ़ चुके हैं 59% ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल वर लिविंग इन द कंट्री एंड 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे।
and rest 1% was German speaking people. So the Dutch speaking people were majority in the country and French speaking people were minority. On the other hand, if we see the Brussels region, so in that the Dutch speaking people were in minority and French speaking people were in majority. तो इसका सॉल्यूशन बेल्जियम ने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाला था। तो लोग देख रहे थे कि वहां पर 2 ग्रुप्स हैं और उसमें टेंशन डेवलप हो सकती हैं। तो बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 4 बार अमेंड किया। अमेंड मीन्स उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। तो वो एश्योर करना चाहते थे कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल में कोई भी टेंशन्स डेवलप ना हो। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल नंबर्स में रहेंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेकेंड चेंज वो लेकर आए उसमें उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना सेपरेटली फंक्शन करेंगी। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी अपनी पावर दी गई। अब वो थर्ड चेंज ये लेकर आए कि जो उसका कैपिटल रीजन था जो कि ब्रसेल्स था, जहाँ पे मेजॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे एंड माइनॉरिटी में डच स्पीकिंग पीपल थे, बट वहां पर भी फ्रेंच मिनिस्टर्स एंड डच मिनिस्टर्स का रेशियो इक्वल ही रहने वाला था। फोर्थ जो सबसे अच्छा चेंज था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स कि हर एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोगों ने एक अपनी गवर्नमेंट बना दी। मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग ने फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच स्पीकिंग ने डच स्पीकिंग गवर्नमेंट एंड जर्मन स्पीकिंग ने अपनी एक गवर्नमेंट बना दी। तो क्या काम था इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का? सो इनसे रिलेटेड जो भी फैसले लिए जाते थे जैसे कि रिलीजियस मैटर्स या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर, तो ये सारे फैसले हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट लेती थी। तो अगर हम कंपेयर करें बेल्जियम और श्रीलंका के केस को तो हम ये देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स थी वो दोनों ही केसेस में सेम थी, पर जो बेल्जियम है उसने उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया एंड इन श्रीलंका इट फाइनली एंड अप विद सिविल वॉर। तो मेन क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और अगर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे इट मीन्स कंट्री में स्टेबिलिटी रहेगी और कोई भी डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे। एंड द सेकेंड रीजन इज दैट इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो पावर शेयरिंग इज वेरी नेसेसरी। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए भी पावर शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ true democracy, or I can say that power sharing is the spirit of democracy. Now we are starting with the different forms of power sharing. So the first form of power sharing is that power is shared among the different organs of the government. Means the power is shared between the 3 organs of the government, that is legislature, executive and judiciary. So this is also called as the horizontal form of power sharing. It means इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गन बड़ा या छोटा है. It means that all of them are at equal level. It means अगर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको चेक करेगा. दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वी ऑल्सो से इट एज अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. मीन्स फेडरलिज्म, जो कि हमारा पूरा चैप्टर 2 में कवर होने वाला है. द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल हमने बेल्जियम के केस में ये देखा, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स के बीच में जो है पावर शेयर किया गया, अलग अलग कम्युनिटीज बनाई गई, right? And the fourth and the last type of power sharing is when power is shared among different social groups and pressure groups. तो इसका एक एग्जाम्पल है कि अगर एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है तो डिफरेंट पार्टीज में पावर शेयर कर हम एक कॉलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं.